We'll start with next chapter, which is kinetic theory of gases and radiation. So kinetic theory of gases and radiation के basics I hope you already know. Just for a quick, very quick revision, हम theory नहीं करने वाले, सिर्फ क्या क्या पता होना चाहिए. You should know all the three laws: gas laws, Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law. You should know what is ideal gas equation, PV equal to nRT. You should know how to measure, how to find out number of moles. Number of moles is mass of a substance upon molecular weight, right? या फिर it is n upon Na, where n is number of molecules and Na is Avogadro number. You should know what is real gas equation. Ideal gas equation होता है PV equal to nRT. Real gas equation is P plus something V minus something equal to nRT. ये पता होना चाहिए डिटेल्स में. You should know that there are three different types of gases we will be talking about. In reality, four. एक होगा मोनोएटॉमिक गैस. मोनोएटॉमिक गैस जैसे अर्गन. उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम? जस्ट फॉर अ वेरी क्विक रिवीजन, हमारे पास एक एटम है, मैंने पहले ही बता दिया, ये मोनोएटॉमिक गैस है. मोनोएटॉमिक गैस कौन होता है? जो इनर्ट होता है, जैसे हीलियम या फिर अर्गन. तो अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन इज मॉलिक्यूलर गैस H2, ऑक्सीजन इज मॉलिक्यूलर गैस O2, राइट. लेकिन जिस एटम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, वैलेंस शेल, दे आर मोस्टली इनर्ट. जैसे अर्गन, जैसे हीलियम, तो दे आर कॉल्ड एज मोनोएटॉमिक गैस, क्योंकि वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते नहीं है. इफ आई गिव एनर्जी टू दिस मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, क्या होगा? ये एनर्जी लेके मूव होगा. कहाँ मूव होगा? या तो एक्स में, या तो वाई में, या तो जेड में. सो द एनर्जी गिवन टू दिस मॉलिक्यूल कैन बी यूज्ड इन थ्री डिफरेंट वेज. इट कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग मोशन इन थ्री डायमेंशंस. तो द आइडिया बिहाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको पता होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते आएगा, तो इस चैप्टर के 50% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप. तो यू शुड नो एट द फर्स्ट प्लेस कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब है क्या. यू सी, द आइडिया इज, मेरे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है, एंड इफ आई गिव एनर्जी टू दिस गैस मॉलिक्यूल, क्या होगा? इट कैन टेक एनर्जी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग. मूव कहाँ होगा? या तो एक्स में, या तो वाई में, या तो जेड में. So there are three different ways in which this gas atom can take up energy. उसको बोलते हो degree of freedom. तो in short, degree of freedom is the number of ways in which a gas can absorb energy. अगर मेरे पास एक diatomic gas है, example H2, example O2, तो diatomic gas, इसमें दो टाइप होते हैं. तो रिमेंबर, मोनोएटॉमिक का जो केस था, उसमें एनर्जी कैन बी यूज्ड ओनली टू परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन. एनर्जी लेके थ्री डायमेंशन में मूव होगा, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए इसके. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? नहीं. वाइब्रेशन है क्या? नहीं. देन अगर हमारे पास डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक में दो टाइप. एक तो जिसका बॉन्ड लेंथ फिक्स है, मतलब बॉन्ड लेंथ कैन नॉट बी चेंज, उसको बोलते हो रिजिड डायटोमिक गैस. तो रिजिड डायटोमिक, इस केस में अगर मैं एनर्जी देता हूं किसको? इस मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स वाई जेड. मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गए. अदरवाइज इट कैन स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट 2 डिफरेंट एक्सिस. एक तो इसका रोटेशन जो होगा, एक केस में मॉलिक्यूल वन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज कमिंग आउट और दूसरा जा रहा है अंदर. तो रोटेशन इज आउटसाइड एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन. नंबर 2, सेकेंड वे इट कैन रोटेट इज दिस. ये क्या होगा? ऊपर नीचे होगा. तो इट कैन गो अप एंड डाउन. आई एम नॉट एबल टू डू दिस, बट यू शुड नो हाउ इट रोटेट्स. तो रोटेशन कैसे होता है? ऐसा भी हो सकता है, राइट. तो व्हेन यू गिव एनर्जी, तो देयर आर 2 ways in which it can rotate. आप बोलोगे तीसरा क्यों नहीं है? देयर आर एक्चुअली 3 ways ना. कैसा? एक हो गया ये रोटेशन, एक हो गया ऐसा कमिंग आउट, और एक होगा अपनी जगह पे. लेकिन यहाँ पे एनर्जी लगता नहीं है. क्यों नहीं लगता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो मतलब अपोजिशन है ही नहीं, तो देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, 2, वाइब्रेशनल कितने, 0। अब इमेजिन हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसका जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग जैसा होता, मतलब फिक्स्ड बॉन्ड लेंथ नहीं है, तो जब आप इसको एनर्जी दोगे इसको बोलते हैं नॉन रिजिड डायटोमिक। तो इफ यू गिव एनर्जी इट कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, इट कैन स्टार्ट रोटेटिंग, इट कैन आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो वाइब्रेशन के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। और आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज half kbt energy, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज f kbt by 2। तो अगर मैंने पूछा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 3/2, रिजिड डायटोमिक 5/2, नॉन रिजिड 7/2। और आपको पता होना चाहिए हाउ डू यू फाइंड आउट CV? व्हाट इज CV? अब CV के 2 टाइप है। यू मस्ट नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट, there is something called as principal specific heat। उससे पहले पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? हमारे पास एक गैस है, इट कैन बी लिक्विड आल्सो, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से या 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, मैंने क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला सब्सटेंस। The amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as specific heat। करेक्ट? अगर ये सब्सटेंस 1 किलोग्राम हुआ तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अगर ये सब्सटेंस 1 मोल हुआ तो इसको बोलते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस by 1 degree Celsius is known as molar specific heat। The amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of gas is called as principal specific heat। अब इसमें 2 केसेस, प्रिंसिपल या मोलार specific heat at constant volume and at constant pressure। What do you understand by constant volume and constant pressure? क्योंकि ये समझेगा तो मायर्स रिलेशन पता होगा। You know, हमारे पास 2 कंटेनर है, हम दोनों कंटेनर में हमने इक्वल क्वांटिटी ऑफ गैस लेके रखा है, दोनों में 1 मोल या 1 किलोग्राम, बोथ हैव इक्वल क्वांटिटी। एक केस में इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, दूसरे केस में इट हैज अ मूवेबल पिस्टन, मतलब वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड। एंड यू आर हैविंग द सेम गैस इन द सेम क्वांटिटी। तो हमारे पास सेम गैस है, दोनों में सेम क्वांटिटी में है, हम इन दोनों को हीट सप्लाई कर रहे हैं। हमारा काम क्या था? हमको चाहिए था, वी वांटेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इन बोथ केसेस, राइट? अब ऐसा भी ले सकते हो, आप बोल सकते हो कि इनिशियल वॉल्यूम इज सेम, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इज सेम, तो फर्क नहीं पड़ता, सेम है, फाइन। तो बोथ ऑफ देम हैव same initial volume, both of them have same gas, both of them have same quantity of gas, we want to increase the temperature of both of this by 1 degree Celsius। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि दोनों में से किसको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड रहेगा। देखो क्या है, पहले केस में जितना भी हीट आपने सप्लाई किया उस पूरे के पूरे हीट ने क्या किया? सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने का काम किया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो नहीं सकता। तो द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज डूइंग ओनली वन थिंग, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बट इन द अदर केस द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज डूइंग 2 थिंग्स, एक इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड अदर डूइंग वर्क बाय पुशिंग द पिस्टन अप। तो लॉजिकल है, यहाँ पे एनर्जी कम लगेगा, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हीट आपने सप्लाई किया उसने एक ही काम किया, और यहाँ पे जो हीट सप्लाई किया आपने उसमें 2 काम किए। उसने एक तो वर्क डन हुआ, और दूसरा क्या हुआ? इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर यहाँ तक? द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a substance at constant volume, because volume is constant, is called as specific heat at constant volume। अगर ये मोलार होगा तो CV, ये प्रिंसिपल होगा तो SV, right? The amount of heat required to raise the temperature of a substance at constant pressure, यहाँ वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, it is called as molar
specific heat at constant pressure or principal specific heat at constant pressure. Definitely you can see ज्यादा कौन एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब सीपी या एसपी. तो मायर्स रिलेशन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमेशा. सीपी प्लस सीवी इक्वल टू आर है, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर है. लॉजिकली बता रहा हूं, सीपी ज्यादा है, सीवी क्या है, कम है. तो सीवी में कुछ ऐड करोगे तब जाके सीपी बनेगा, क्योंकि सीवी क्या है, लेस, सीपी क्या है, मोर. तो सीपी शुड बी सीवी प्लस समथिंग, तो प्लस समथिंग. So this is how you remember. So Cp equal to Cv plus R. This is called as Myers relation. यहाँ पे हमको इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. इसका और ये combined मतलब type of gas combined with Myers relation will make up around 60% of the questions. अब how do you identify कि गैस कौन से टाइप का है? मैंने तो बता दिया ना, 3 टाइप के गैसेस की हम नॉर्मली बात करेंगे, मे बी चौथा भी आएगा, बट यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गैस. हाउ डू यू से कि ये गैस मोनोएटॉमिक है, ये गैस डायटोमिक है, ये गैस रिजिड डायटोमिक है, नॉन रिजिड डायटोमिक है, ये पॉलीएटॉमिक है. तो उसके लिए यू शुड नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गामा व्हिच इज रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी, राइट. अगर सीपी बाय सीवी, अब पहले मैं बताता हूँ कि सीपी बाय सीवी, सीवी कैसे फाइंड करते हो, सीपी कैसे फाइंड करते हो. आपके पास एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आपको एनर्जी मिल गया. और याद रखना ये जो एनर्जी है, दिस इज इंटरनल एनर्जी. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी possessed by all the gas molecules. Why? Because हमारे पास जो गैस है, इमेजिन अगर आपको बेसिक्स पता है, assumptions of kinetic theory of gases, तो क्या था assumption? All the molecules of the gas are non-interacting, मतलब इंटरेक्शन नहीं है. इंटरेक्शन नहीं हो तो कौन सा एनर्जी नहीं होता है, पोटेंशियल नहीं होता है. तो कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक होगा. अब जब आपने हीट दिया, आपने नहीं भी दिया हीट, फिर भी हीट रहेगा. कहां से आएगा, रूम टेम्परेचर. तो ये मॉलिक्यूल्स हीट लेके कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, दे आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर. तो दे टेक अप हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दे स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर. तो ये याद रखना, जब भी एनर्जी होगा दे स्टार्ट मूविंग रैंडमली, तो दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. ये सारे assumptions है. They are in a state of random motion. The molecules of the gas are supposed to be rigid. They are spherical in shape. X, Y, Z. ये सारे के सारे assumptions हैं. Non interacting is very important. क्यों non interacting? मतलब potential energy है ही नहीं, तो कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक. मतलब मैंने पहले मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी लिया, दूसरे का लिया, तीसरे का लिया, सबको ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी. इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये इंटरनल है, गैस का है, हमने एक्सटर्नली कुछ नहीं दिया है इसको. तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, कौन सा, F/2 kBT. फिर अगर आपको CV फाइंड करना है तो CV इज डेरिवेटिव ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू T. ये T टाइम नहीं है, ये T कौन है, टेम्परेचर है, रिमेंबर. तो du/dt. तो डेरिवेटिव ले लो, क्या मिलेगा डेरिवेटिव, dt of U, बट U क्या है, F/2 kBT. F constant for a given gas, 2 constant, kb constant. What is dt/dt? 1. So what is cv? F/2 kb. Clear? तो मैंने अगर पूछा, tell me what is cv? What is cv for a monoatomic gas? For a monoatomic gas is 3/2 k. Correct? 3/2 kb. Right? सही है? कुछ भूल रहे हो? You're missing out something. R तो R कहां गया, कहां से आएगा R? तो फॉर्मूला याद होने चाहिए. ये यहाँ पे R कहां से आया, दिस इज इंटरनल एनर्जी, राइट. आपने बोला हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना एनर्जी, हाफ kBT. F डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितना एनर्जी, F/2 kBT. फिर आप बोल रहे हो CV इज नथिंग बट du/dt. वेयर इज R? Where is R? Is this correct formula? ये करेक्ट है क्या? Where is R?
Na से मल्टीप्लाई करोगे, Na से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रो नंबर, ओके। तो बेसिक्स रिवाइज नहीं करके आए, करना चाहिए, ठीक है। अभी वो उतना देखो कि आर कहाँ से आया, बिकॉज अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी जाएगी। तो एनीवेज यू शुड नो, यू शुड ऑलवेज नो कि वो आर कहाँ से आया। तो अभी देखते हैं उस आर का। केवी के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आपको। यू शुड नो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केवी एंड आर। तो केवी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां से आर मिलता है, वो आप देखो। अब व्हाट इज सीवी फॉर मोनोएटॉमिक गैस? 3/2 आर, करेक्ट। व्हाट इज सीपी? अभी मैंने अभी बताया, सीपी इज सीवी प्लस आर। तो 3/2 आर प्लस आर, 5/2 आर। gamma is cp by cv, 5/2 upon 3/2, 5/3. तो gamma value for a monoatomic gas is 5/3. Remember what is 5/3? Approximately 1.66. 1.66. Then rigid diatomic, ये आता है 5/2. कुछ नहीं करना, इसको यहाँ लिख देना, इसको यहाँ लिख देना, इसको 1 से बढ़ा देना, 1 से बढ़ा दो, क्योंकि ऐड कर रहे हो ना। 5/2 आर प्लस आर कितना? 7/2 आर। फिर डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 7/5 कितना? 1.4। देन इसको यहाँ लिख दो, ये बन जाएगा नॉन रिजिड का केस, एनआरडी, नॉन रिजिड डायटोमिक का केस। तो नॉन रिजिड डायटोमिक केस में what you will get here is, what is CV? 7/2 R. What is CP plus 1? मतलब 9/2 R. What is gamma? It is CP by CV, 9/7. What is 9/7? 1.2 something, ठीक है। What is your observation? सबसे ज्यादा gamma किसका? किसका? मोनोएटॉमिक का। वेरी गुड। अगर आपको गैस को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर आपको Cp by Cv मतलब गामा मिल गया, तो यू कैन आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ गैस इज दैट। अगर गामा की वैल्यू आ गई 7/5, तो कौन सा गैस? रिजिड डायटोमिक। तो O2H2, these are रिजिड डायटोमिक। अगर आपके पास 9/7 आ गया, तो नॉन रिजिड डायटोमिक। तो अगर ये बेसिक्स है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली सॉल्व होंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इनसाइड अ कंटेनर। याद है प्रेशर का इक्वेशन? प्रेशर का इक्वेशन 1/3 ρV स्क्वायर। इफ यू आर नॉट श्योर, कोई बात नहीं, इफ यू आर नॉट श्योर, नहीं तो नहीं, क्या क्या फर्क पड़ता है। व्हाट इज V हियर? व्हाट इज V? वेलोसिटी। व्हाट इज ρ? डेंसिटी। व्हाट इज जनरल formula for pressure? Force upon area. Force is mass into acceleration. Mass is kilogram. This is meter per second square. Area is meter square. Cancel and cancel. तो किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। देख लो आता है क्या। डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल कैंसिल, आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला क्या है? सही है, गुड, तो इट इज करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक whether something is right or wrong. Then अब इसके बाद जो 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, हम फटाफट से सिर्फ लिस्ट डाउन करेंगे, देन वी स्टार्ट सॉल्विंग। इस चैप्टर के 2 पार्ट है, एक है काइनेटिक थ्योरी, एक है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब हीट एनर्जी इन शॉर्ट। उसमें पता होना चाहिए व्हाट इज द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच इमिट्स रेडिएशन व्हेन इट इज हीटेड एंड इट इमिट्स ऑल द वेवलेंथ। तो हमारा जो सन है, दिस इज अ ब्लैक बॉडी बिकॉज इट कैन इमिट ऑल द वेवलेंथ। एंड जो उसको ब्लैक क्यों बोलते हैं? फिर अगर वो सारे वेवलेंथ इमिट करेगा, तो वो सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी करेगा, राइट। तो अगर उस पर कोई भी वेवलेंथ फॉल होगा, तो इट विल एब्जॉर्ब। जो सब एब्जॉर्ब करता है, क्या दिखता है? ब्लैक। गर्मी में ब्लैक कपड़े क्यों मना करते हैं? दैट इज द रीजन, बिकॉज ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक एनीथिंग। तो सन का हीट पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट इज व्हाई ब्लैक क्लॉथ मत पहनो, व्हाइट पहनो, ऐसा बोलते हैं गर्मी में, राइट। देन यू शुड नो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? ठंड में हमको आदत है एक्सट्रीम गर्म पानी करने की। फिर पेरेंट्स बोलते हैं उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करो। हम बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी ठंड है। बट दे आर टॉकिंग साइंस।
क्योंकि क्या होता है, जितना बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना फास्ट कूलिंग होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टेल्स यू रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या फिर रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर मतलब डी थीटा बाई डी टी, वेयर थीटा इज टेम्परेचर, टी इज टाइम, और डी क्यू बाई डी टी मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। Rate of loss of heat or rate of fall of temperature is proportional to the difference between the temperature of the body and the surrounding। जितना सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना ही फास्ट कूलिंग होगा, राइट। तो ये पता होना चाहिए, हम सॉल्व करेंगे। देन कमिंग बैक टू रेडिएशन। अब हमारे पास अगर एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुआ, लेट अस से टोटल हीट इंसिडेंट इज Q। अब ये बॉडी तीन काम कर सकता है, एक तो रिफ्लेक्ट करेगा, एक ट्रांसमिट करेगा, और एक इसको एब्जॉर्ब करेगा। सो व्हेन हीट इज इंसिडेंट ऑन एनी बॉडी, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। सम अमाउंट ऑफ हीट is reflected, some amount of heat is transmitted, and some amount of heat is absorbed। तो दिख रहा है ना टोटल हीट कितना था, Q। Q का क्या क्या हुआ, Q का क्या हुआ, Q या तो एब्जॉर्ब हुआ, या रिफ्लेक्ट हुआ, या फिर ट्रांसमिट हुआ। तो सिंपल। तो ये मिल गया एक इक्वेशन। Divide by Q on all sides। तो Q by Q is 1, QA by Q plus QR by Q plus QT by Q। QA by Q को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, QR by R को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब टोटल एनर्जी का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। इन शॉर्ट, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विच इज रिफ्लेक्टेड, ओके। प्लस QT by T को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ transmission। So A plus R plus T equal to 1, right? Good. Then you should know what is Wien's displacement law। What is Wien's displacement law? और चलो ठीक है, Wien's displacement law आपको नहीं बोलते आ रहे, मतलब आपको इमिसिव पावर क्या है पता नहीं। What is emissive power? Q upon AT। Well, by the way, you know what is intensity का जनरल फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी इज एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये इंटेंसिटी ही है, सिर्फ इसको नया नाम है इमिसिव पावर। सिंपल लैंग्वेज में, अगर मेरे पास एक हॉट बॉडी है जो एनर्जी इमिट कर रहा है, तो ये एनर्जी तो हर पार्ट से इमिट करेगा। इसने यूनिट एरिया में से, अगर मैं इस बॉडी का यूनिट एरिया लेता हूं, इस यूनिट एरिया में से पर सेकेंड में जितना भी एनर्जी इमिट किया उसको बोलेंगे इमिसिव पावर। डू यू नो इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। दिस इज कॉल्ड एज, कौन सा लॉ ये, हाँ, व्हाट इज दिस, दिस इज स्टीफन्स लॉ, राइट, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, वो आपको बताता है इमिसिव पावर E। ये इमिसिव पावर है E। इफ यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इमिसिव पावर अगेंस्ट लैम्डा, तो व्हाट डू यू सी, यू सी एट सम टेम्परेचर, पहले तो ग्राफ पीक पे जाएगा फिर कम होगा। ये एट अ गिवन टेम्परेचर है 1000 केल्विन। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इमिसिव पावर बढ़ेगा। तो इमिसिव पावर बढ़ेगा, लेकिन इसका पीक शिफ्ट होगा। पीक कहाँ होगा, डिस्प्लेस होगा। कहाँ डिस्प्लेस होगा, टू द लेफ्ट। तो और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और पीक डिस्प्लेस होगा। तो पीक का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये भी पता होना चाहिए। सो फार इतना आपको पता होना चाहिए। अब जहां जहां पे जो जो थ्योरी आएगा वहां वहां थोड़ा सा बताते जाऊंगा मैं। नाउ इट इज टाइम, बिकॉज वी हैव शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो हमको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये 2020 में आया, मैंने आपको अभी अभी बताया, गैस का टाइप आइडेंटिफाई करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, गामा। फॉर अ गैस R upon CV is
0.4 where R is universal gas constant. Well, by the way, यूनिवर्सल कांस्टेंट दो ही है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं लोकल कांस्टेंट्स। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लोकल कांस्टेंट, हाइट के साथ चेंज होता है, डेप्थ के साथ चेंज होता है, अर्थ पे भी चेंज होता है, मून पे जाओगे तो और होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है, क्या है। तो दो कांस्टेंट है, उसमें से दो ग्लोबल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दैट इज वन इज आर। तो आपको फॉर अ गैस R by CV दिया है 0.4 और CV is molar specific heat at constant volume. The gas is made up of molecules which are polyatomic, rigid atomic, rigid diatomic, monoatomic, non-rigid diatomic. तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? गामा, क्योंकि गामा क्या बताएगा? गामा क्या बताएगा हमको? What is the type of gas? तो दिया क्या है? R upon CV equal to 0.4. अब इसके दो मेथड है सॉल्व करने के। There are two methods. एक है मायर्स रिलेशन यूज करो, मेथड 1. व्हाट इज मायर्स रिलेशन? CP is equal to CV प्लस R. यहां से CV है आपके पास, कितना है CV? How much? CV is, I don't hear you. R upon 0.4, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व होने से रहा, मतलब यहीं पे पहला करेक्शन आ गया। तो वी विल सी। एक काम करो, उल्टा करते हैं, उल्टा करते तो फास्ट होगा। व्हाट इज R? व्हाट इज R? R इज 0.4 CV, इससे फास्ट होगा। तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, मतलब 0.4 R CV। तो CP कितना आ गया? 1.4 क्या? CV। तो CP बाई CV कितना आ गया? 1.4। 1.4 मतलब कितना? 14/10। 14/10 कितना? 7/5। लेकिन CP बाई CV क्या होता है? गामा। 7/5 गामा किसका था? रिजिड डायटोमिक। ऑप्शन नंबर बी। ओके, वेट, ये मेथड 1 है, रुको जरा, डोंट बी इन हरी। मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया U का फॉर्मूला, व्हाट वाज U? F/2 kBT, करेक्ट। वैसे ही आप CV का फॉर्मूला बना सकते हो, F/2 R। देखो, लेट्स गो बैक टू दिस टेबल ना, यहाँ पे CV की वैल्यू लिखी थी मैंने कहीं, यहाँ पे व्हाट इज CV फॉर मोनोएटॉमिक? 3/2, क्योंकि उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे? 3। तो मैं जनरल फॉर्मूला बना सकता हूँ, आई कैन राइट डाउन F/2 R। मोनोएटॉमिक के लिए 3/2, रिजिड डायटोमिक के लिए 5/2, नॉन रिजिड के लिए 7/2। क्लियर? राइट। तो F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमको ऑलरेडी जनरल फॉर्मूला पता है, दिस इज व्हाट यू हैव। हमको R/CV भी दिया है, R/CV दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 2 को शिफ्ट कर दिया CV बाय R। R बाय CV इज 0.4, तो CV बाय R कितना? अरे 1/0.4। व्हाट इज 1/0.4? और ऊपर 2 ऑलरेडी है, तो हाउ मच इज दिस? कितना है ये? 20/4। 20/4 ना? Why are you so underconfident sometimes? I don't understand. How much? 5। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 किसका आता है? रिजिड डायटोमिक। 3 आते हैं ट्रांसलेशन से, 2 आते हैं रोटेशन। हाँ, तो ये एक और मेथड हो गया, तीसरा भी है, बट 2 आर सफिशिएंट। तो फाइंड आउट व्हाट आर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, मेथड 1, मेथड 2। कैन यू थिंक ऑफ मेथड 3? क्योंकि 3 मेथड है, एज आई टोल्ड यू, मैंने अभी बताया। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर CV? F/2
R. Good. Done this much. तो अब अगर आप if you are aware enough of the formula, तुमको अगर फॉर्मूला पता है, अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था, वो ओरल होता है। R बाय CV कितना है? 0.4। मतलब CV कितना है? R अपॉन 0.4। तो ये कितना हो गया? 10/4। 10/4 मतलब कितना? 5/2। ये होता है F होता ना, ये FR/2। तो CV इज क्या? FR/2। तो F कितना? 5। डन। या तो डायरेक्टली मिल गया CV 5/2, और याद होना चाहिए दिस इज फॉर रिजिड डायटोमिक। ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्पेरिकल black bodies of radius R1 and R2 with surface temperatures T1 and T2 respectively radiate same power, then R1 by R2 is radiate same power, मतलब दोनों का इमिसिव पावर सेम। याद रखना, इमिसिव पावर और पावर दोनों में डिफरेंस है। इमिसिव पावर इज Q/AT। What is power जनरल डेफिनेशन? वर्क अपॉन टाइम। तो ये क्या था? ये था आपके पास Q/AT प्रोपोर्शनल टू T⁴। करेक्ट। इसमें से मैंने अगर A को यहां पे लिख दिया, इफ आई टेक A ऑन अदर साइड, ये बन गया पावर। इन्होंने क्या बोला है? सेम पावर। इन्होंने सेम इमेजिव पावर बोला क्या? नहीं। तो सेम पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। करेक्ट। तो पावर इज सेम, मतलब Q/T इज सेम, राइट। इसको मैं बोल दूंगा पावर P। दोनों ब्लैक बॉडी का पावर सेम है, P1 इक्वल टू P2 है, लेकिन P1 इज प्रोपोर्शनल टू A into T⁴। बट व्हाट इज A? एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4πr²। मतलब एरिया इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू R²। तो R² T⁴। पावर सेम मतलब R1² T1⁴ इक्वल टू R2² T2⁴। आपको रेशो किसका पूछा था? R1/R2। तो R1/R2 का रेशो पूछा है, मतलब R1/R2 होल स्क्वायर, R1/R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2/T1⁴। मतलब आप लोगे स्क्वायर रूट, तो R1/R2 इज T2/T1। 4 का स्क्वायर रूट मतलब कितना? 2। तो T2/T1²। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The root mean square velocity of molecules of a gas is 200 meter per second. What will be the root mean square velocity of the molecules if the molecular weight is doubled and absolute temperature is halved? अब सबसे पहले तो ये RMS होता क्या है, ये हमको क्यों लगता है वो समझ लो। So very quick, just a very quick revision of the concept. मैंने जैसे आपको बताया, हमारे पास एक गैस है जो एक कंटेनर में है, और मैंने आपको बताया गैस के पास एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से आया? रूम टेम्परेचर पे जो हीट है वहां से आया। अब होता क्या है, बिकॉज द गैस हैज एनर्जी, मतलब ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर मूविंग एंड दे आर मूविंग विथ रैंडम वेलोसिटीज, रैंडम मोशन है। तो हर एक का वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस भी लेते हो ना, तो उसमें बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, 10⁻⁹, 10⁻11, 12, 13, ट्रिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो हम बोल नहीं सकते ना कि हाँ वो बिलियन में पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल है, उसका स्पीड कितना। यू कैनॉट पिन पॉइंट कि एक मॉलिक्यूल का स्पीड कितना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। कैसे मेजर करोगे? कैनॉट मेजर स्पीड ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो हम क्या करते हैं? हम एवरेजेस की बात करते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के एवरेज की बात होगी। एक तो नॉर्मल एवरेज। व्हाट इज नॉर्मल एवरेज? नॉर्मल एवरेज पहले का स्पीड प्लस दूसरे का स्पीड प्लस तीसरे का स्पीड प्लस nth का स्पीड अपॉन n। इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। इसको सिर्फ डिनोट करने के लिए C बार,
दिस सी बार डज नॉट मीन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेटली वेलोसिटी वेक्टर होता है, लेकिन हम यहाँ पे डिनोट करने के लिए इसको बार से लिखते हैं, दैट इज एवरेज वैल्यू। तो आप मीन वैल्यू की बात कर सकते हो, या फिर आप मीन स्क्वायर की बात कर सकते हो। मीन स्क्वायर मतलब आपने स्क्वायर ले लिए और उसका मीन किया, मीन स्क्वायर। या फिर आप रूट मीन स्क्वायर कर सकते हो, मतलब आपने स्क्वायर का मीन लिया, उसका रूट लिया, इसको बोलते हो आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। इसका जनरल फॉर्मूला होता है 3RT/m, वेयर T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, एंड m इज मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता ही है, अगर गैस हीलियम है, अगर गैस अर्गन है, वो तो इनर्ट गैसेस है, उसका मॉलिक्यूल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये m क्या होगा? एटॉमिक वेट हो जाएगा उस केस में। जो गैस मॉलिक्यूलर है उसके लिए m होता है मॉलिक्यूलर वेट, जो गैस ही एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, उसके लिए ये होता है एटॉमिक वेट। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको बोला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 200, मतलब इनिशियल ओरिजिनल इज 200 मीटर पर सेकेंड। what will be the root mean square velocity of the molecules if the molecular weight is doubled? मतलब m2 is 2 times of m1 and temperature is halved, मतलब T2 is T1 by 2। हमको पता क्या है? हमको पता है CRMS is equal to under root of 3RT/m, मतलब what do we know is, तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ, CRMS is proportional to root of T/m, क्योंकि 3 और R कॉन्स्टेंट्स है, मतलब C2/C1 is under root of T2, क्योंकि C is proportional to T, तो ऊपर 2 तो यहाँ पे भी 2, नीचे 1 तो यहाँ पे भी 1, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो m1/m2। बट व्हाट इज T2/T1? T2/T1 is half. What is m1/m2? m1/m2 is also half, correct? half, तो half मतलब 1/4, उसका रूट कितना? 1/2। तो C2 कितना? C1/2, लेकिन C1 कितना था? 200, तो 200/2 कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। If CP and CV are molar specific heats of an ideal gas at constant pressure and volume respectively, if lambda, it is not lambda, it is gamma, क्योंकि यहाँ पे CP/CV रेशो होता है gamma. So if gamma is the ratio of two specific heats and R is universal gas constant, then CP is equal to, again a simple question. See, always look at the options first. हमको CP चाहिए, लेकिन in terms of R and gamma चाहिए। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो CP और R को रिलेट करता है? मायर्स रिलेशन। तो CP इक्वल टू CV प्लस होता है R, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो CV इज मिसिंग है। तो एक काम करो, सबसे पहले डोंट रश, आप बोलोगे CV से डिवाइड कर दो, कर सकते हो। इफ यू डिवाइड बाय CV, प्रॉब्लम क्या होगा? CV से डिवाइड करोगे तो यहाँ CV आ जाएगा, ये गामा बन जाएगा, गामा था, ये 1 हो जाएगा, फाइन, लेकिन R अपॉन रह गया ना CV वापस से। तो एक काम करना, CP से डिवाइड करना, तो डिवाइड बाय CP। तो इफ यू डिवाइड बाय CP, ये मायर्स रिलेशन को इफ यू डिवाइड बाय CP, तो आपको मिलेगा CP/CP मतलब 1, CV/CP मतलब 1 अपॉन गामा, क्योंकि CP/CV इज गामा, तो CV/CP इज 1 अपॉन गामा प्लस R अपॉन CP। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन गामा, ये है R अपॉन CP। इसको वहां ले जाओ, 1 minus 1 by gamma is equal to R upon CP, मतलब gamma minus 1 upon gamma is equal to R upon CP। CP को लेफ्ट हैंड साइड में,
गामा को राइट हैंड साइड में, तो गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, ऑप्शन नंबर ए। तो सेम क्वेश्चन सीवी के लिए भी आएगा। जब सीपी का रिलेशन चाहिए था तो डिवाइड बाय सीपी किया, जब सीवी का रिलेशन चाहिए तो डिवाइड बाय सीवी करेंगे। तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर, आगे आएगा देखेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्टेट for 2 gram of oxygen at a pressure P and temperature T when occupying a volume V will be. What is the equation of state of any gas? General equation. PV equal to nRT, where n is number of moles. How do you find out number of moles? Mass in gram upon molecular weight, RT. Mass in gram कितना दिया है? 2. What is molecular weight of oxygen? मैंने इसलिए बोला मॉलिक्यूलर, ऑक्सीजन इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म O2, 16 फ्रॉम वन O एंड 16 फ्रॉम अदर O, तो 2/32 RT, मतलब कितना 1/16 RT। तो पीवी इक्वल टू 1/16 RT, ऑप्शन नंबर सी। जब आपको ऐसा बोला हो द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ फॉर 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन एटॉमिक फॉर्म, तब तब मॉलिक्यूलर वेट लोगे 16। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 2 ग्राम ऑफ फॉर ओजोन? व्हाट इज ओजोन? ओजोन इज O3, 32 plus 16, 48, 2 upon 48, 1/24। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। They can ask you, they will tell you first you have oxygen gas in atomic form, then the temperature of the gas is reduced to half, temperature of the gas is reduced to half, मतलब cooling कर रहे हो, and because of the cooling atoms of the oxygen associates, मतलब atomic gas is becoming molecular gas। तो वैसा भी हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर गैस विल बिकम एटॉमिक, कम होगा तो एटॉमिक विल बिकम मॉलिक्यूलर। Done. (126) raised hand. Can you please put your doubt on WhatsApp, please? बातें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है पीछे? Why are you testing my level of patience? You पीछे इधर। Done.
अब ऐसे क्वेश्चंस आए तो करना यही, R इक्वल टू एन सी पी, आर इक्वल टू एन सी वी फॉर्म में लाना, कंपेयर करना, मिल गया आपको n का वैल्यू। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। वेरी सिंपल। बाय द वे, कैन यू टेल मी, अगर ऐसा बोला होता R इक्वल टू एन सी वी, तो n की वैल्यू कितनी आती? व्हाट इज सी वी बताया ना, तो R क्या आएगा? 2/5। व्हाट इज 2/5? 0.4। 0.4, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th, 2017। तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, 11th 2016 CET। So in the next week, अभी है और क्वेश्चंस, टाइम है, डोंट स्टार्ट पैकिंग योर बैग्स। इन द नेक्स्ट वीक मोस्टली फ्रॉम संडे थोड़ा फ्री टाइम है, तो दो दो बार आना पड़ेगा। और उस दो बार में, लिसन लिसन टू मी, लिसन टू मी, एक चीज आप हमेशा याद रखो। ओके, वन थिंग ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर, क्रैश कोर्स क्यों लगाया? स्कोर बढ़ाना है ना, तो टीचर जो बोलता है वो सुनना पड़ता है। नंबर वन, यू हैव टू कम 2 टाइम्स, मैं बताऊंगा कब से। एक लेक्चर होगा जो हमारा कल का मिस हो गया वो, और उसके बाद होगा जितने भी चैप्टर हमारे हुए हैं अभी तक, सब रैंडम थ्रो क्वेश्चन मिक्स। क्योंकि क्या हो रहा है, हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व करोगे, हम तो चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो एग्जाम में ऐसा नहीं आता ना ये पहले चैप्टर से है, ये दूसरे चैप्टर से है। तो नाउ जो एक्स्ट्रा सेशंस हमारे होंगे, और जिनका मिस हो गया पिछला बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम, उनका भी कवर हो जाएगा उसमें। तो अगले हफ्ते में 4 से 5 दिन 2 बार आना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा टाइम में हम लोग रैंडम जितने चैप्टर हुए हैं उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एक्स्ट्रा मतलब जो हो गए वो नहीं, एक हाथ दूसरा रिपीट हुआ तो होगा, लेकिन नॉर्मली 90% विल बी न्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर लिख के हुआ क्या? इट वाज क्वेश्चन नंबर 12th।
डन, यस। डन। अगर उल्टा दिया होता तो टी वाई एक्सिस पे और वी एक्स एक्सिस पे, तो उल्टा होता। P1 is less than P2, मतलब P2 is greater than P1, ऑप्शन नंबर बी।